मैं कपिल मधुकर एक बार फिर से आपका मास्टरमाइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले 2 वीडियो देखी होंगी। हमने प्राथमिक विद्यालय से संबंधित जो 1 से 5 का पेपर होता है, हमने उसका सॉल्यूशन दिया था अभी टेट का, और दूसरी वीडियो हमने सेकंड लेवल के पेपर का सॉल्यूशन दिया था। काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उन सभी लोगों को अपने तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद बोलता हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये सोचा कि जो इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, तो उसमें जो हमारे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र या जीवन कौशल या विधियों से संबंधित 30 प्रश्न आए थे। हम उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए हमने ये सोचा कि जो 30 प्रश्न आए हैं, तो क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए उन 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन दे दिया जाए, ताकि उन्हें अपने पुराने पेपर का एक लेवल, एक तरीका पता रहे। दूसरा ये कि ये किसी भी बुकलेट सीरीज से संबंधित अब नहीं है, क्योंकि हमने इन प्रश्नों को पूरे क्वेश्चन पेपर में से उठा करके और ये रख लिया है। हम इन एक एक प्रश्न को देखेंगे और इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे, ताकि ये प्रश्न दोबारा कभी परीक्षा में आते हैं तो आप इनके सटीक और सही उत्तर दे सकें। इसलिए हम इनको शुरू करते हैं। और ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का प्रमुख कारण है सामाजिक विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। अब हमें ये देखना है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का प्रमुख कारण है। अब हम जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी कारण है, उसको देखना है। तो यह है समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या अध्यापकों का विकास करना। ठीक, एक बात और, जो प्रश्न है हमने इसमें का, खा, गा, घा के रूप में लिख लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, ABCD हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, आप उनको समझ सकते हो। तो इसमें है, इसका जो ठीक आंसर है वो है नामांकन संख्या को बढ़ाना। इससे नामांकन संख्या को बढ़ाया जाता है। दूसरा ये, इसके कई सारे उद्देश्य हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जैसे समाज में समानता का भाव लाना, उन गरीब बच्चों के लिए पोषण उपलब्ध कराना, ये इसके मेन कारण है। लेकिन इस विकल्प के अनुसार इसका सबसे सही उत्तर है नामांकन संख्या को बढ़ाना। हम थोड़ी सी बात इस पर और कर लेते हैं। मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को ये तमिलनाडु से की गई थी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में की थी। हुआ ये, फिर इन्होंने क्या करा, 2004 में इस योजना को सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया। ठीक, जो शुरुआत में इसकी शुरुआत की गई थी 95 में, उस समय ये जो अनाज होता था, ये गेहूं दिया करते थे बच्चों को। उसके बाद इन्होंने 2004 से पका पकाया भोजन लागू कर दिया और 6 में इसे और ज़्यादा विस्तार दे दिया गया। आज ये पूरे भारतवर्ष में ये योजना लागू है। तो हम इसका ठीक उत्तर, मिड डे मील से संबंधित इसका उत्तर जो है वो नामांकन संख्या को बढ़ाना है। उसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दीपक अनुक्रिया, ये इसको बोलते हैं हम एसआर थ्योरी। ठीक है, तो ये ठीक, इसका आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसका सही उत्तर है, क्योंकि एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है और आरएस थ्योरी स्किनर ने दी है और सीआर थ्योरी पॉवलक ने दी है। तो यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। इसका ठीक आंसर है। उसी क्रम में प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, एप्रेक्सिया, ये 4 इनमें बीमारियों के नाम दे रखे हैं इन्होंने। पढ़ने और लिखने, रीडिंग और राइटिंग से संबंधित अक्षमता, जो हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमें उसको देखना है। ऑटिज्म, ये इसका उत्तर नहीं है। डिस्लेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये इसका उत्तर ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। ऑटिज्म ये एक बीमारी होती है
ये बच्चों के अंदर होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जब वो 2 से 3 वर्ष के होते हैं तो वो सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, अकेले रहते हैं और उनमें अकेलेपन का भाव होता है। न वो बच्चों के साथ खेलते हैं, न इधर रहते हैं, अकेलापन उनमें होता है। वो समाज से बचते हैं और अपने मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके खेल कूदने से अलग रहते हैं थोड़े शांत स्वभाव के रहते हैं। इसका जो पता चलता है वो शुरुआत में पता नहीं चलता, जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का होता है तभी इसका पता चलता है। तो ये है, लेकिन ये जो है जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जब ये पेपर में आया था तो इस पर काफ़ी लोगों ने आपत्ति की थी। कारण इसका एक ये था जो डिसलेक्सिया होती है वो बोलने से संबंधित होती है। अब बोलने से संबंधित, या जैसे कहते हैं हम कि कोई बालक यानी कोई बालक सा को बाज लिखता है, ठीक है, बाज लिखता है, अगर उससे कहा जाए तो उसके अंदर भी ये बीमारी होती है, क्योंकि वो पढ़ना तो जानता है लेकिन वो शब्दों के ठीक क्रम को नहीं जानता, वर्डों को नहीं जानता। ये इससे संबंधित है। लेकिन जो आयोग का उत्तर था यानी उसका पीएनपी का उस जो परीक्षा कराई थी तो उसने इसको डिसलेक्सिया माना। अगर ये दूसरी जगह हम कभी पढ़ते हैं तो लिखने और पढ़ने से जो संबंधित होता है वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डिसलेक्सिया है, इसको आप लगा लेंगे। ठीक। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ये परिभाषा है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ये E.M. रोजर्स की परिभाषा है, ये इन्होंने दी है। परिभाषाएं सीधी की सीधी हमें ऐसे याद रखनी है, जिन लोगों की परिभाषाएं हैं हमें सीधे उनके उत्तर देना है। हम किसी की भी परिभाषा में कोई अंतर नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी की परिभाषा में अंतर कर देंगे तो उसकी परिभाषा का अर्थ बदल जाएगा और वो किसी और की परिभाषा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परिभाषा में एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का ही अंतर होता है, बाकी परिभाषाएं एक सी होती हैं। हमने प्रश्न संख्या 4 तक हमने देख लिया है। अब इससे आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया था? यह प्रश्न है, किसने विचार किया था? हमें अवरोधन और अपव्यय इस पर देखना है। हंटाग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति, ये 3 चीजें हैं और इसका जो सही आंसर है वो हंटाग समिति है। हंटाग समिति ये 1929 में आई थी और इसने जो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों में अपव्यय और अपरोधन जो हो रहा था उस पर विशेष अपनी रिपोर्ट दी थी। अवरोधन का मतलब होता है एक कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए अधिक समय लगना। मतलब कक्षा 1 में कोई बच्चा फेल हो रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है और वो 2-2 साल गुजार रहा है तो वहाँ पर अवरोधन है। अपव्यय का मतलब ये होता है कि किसी शुरुआत में बच्चे 100 बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, ये नामांकन कराते हैं और अगले वर्ष उसमें 90 रह जाते हैं और फिर 70 रह जाते हैं। घटना अपव्यय कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। यशपाल समिति 1992 में आई थी और इसने बच्चों के जो बस्ते के बोझ को कम किया था। इसे हम पूरा पढ़ते हैं और कहा था इसका कि जो बच्चे का बोझ है उसको कम कर दिया जाए। और इन्होंने कहा था कि जो बड़ी बड़ी किताबें हैं और जो बोझ है वो भारतीय शिक्षा का असफलता का राज है। बच्चे को इतना किताबें हो जाती हैं कि उस पर बोझ ही इतना हो जाता है तो दिक्कत होती थी उसे। तो यशपाल समिति ने उसको बस्ते के बोझ को कम करने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य स्थिति होती है, परम शून्य स्थिति होती है, इसे देखना है। यह है नामित स्केल में, आंतरिक या अंतर स्केल में, क्रमिक स्केल में या अनुपातिक स्केल में। ये 4 हैं। ये चारों चीज़ें हमने डिटेल से बच्चों को ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाई हैं और हमने बताया है कि इसके 4 प्रकार होते हैं। हम ऐसे इनको बना लेते हैं कि सबसे पहले नामित होता है, यहाँ पर नामित होता है, उसके बाद यहाँ पर क्रमिक होता है, उसके बाद अंतराल होता है और लास्ट में ये वाला अनुपात होता है। अगर हम इसने कहा परम शून्य तो इसका सही आंसर है, ये वाला सही आंसर है अनुपातिक, जिसे हम रेशियो बोलते हैं। ये इसका सही आंसर है। बात ये है इसमें होता क्या, अगर हम नामित स्केल की बात करें तो किसी के नाम के द्वारा मापन वर्ग बना लेना। अगर मैं कहूँ बच्चों क्लास में बैठे हैं
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये कह दूं कि अमुक स्टूडेंट के नंबर इस बार इतने आ जाएंगे या वो पास हो जाएगा, तो ये नाम से वर्ग बना लिया जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्ग नहीं होता। क्या पता मैं उसके पीछे प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखता हूँ, वो मेरे परिवार का हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, और मैंने उसकी योग्यता को ध्यान में ना रखते हुए उसका नाम इस वजह से ले दिया हो, तो इसलिए उसके लिए नामित वर्ग बनाना नाम से सबसे गलत होता है। तो कहा जाता है ये सबसे निम्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे निम्न कौन सा है, लो, तो ये नामित वाला होता है, ये इससे अच्छा होता है, और सबसे अच्छा भी यही होता है। ये जो दो होते हैं, हम इन दोनों की बात करें, इनमें केवल यही अंतर होता है शून्य का। अगर उसमें शून्य शामिल हो जाता है तो वो अनुपात मापनी में चला जाता है, और जिसमें शून्य नहीं जाता है वो अंतराल मापनी में रहता है। इन्हें डिटेल में हमने पढ़ाया है कि कौन से स्केल के आधार पर होते हैं, क्रमिक होते हैं, नामित होते हैं, या अंतराल होते हैं, अंतरित होते हैं, और अनुपातिक होते हैं, ये हमने बताए हैं। इन्हें हम आगे देख सकते हैं। हाँ, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल ये है। अगर हम देखें तो पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट लेखन, गृह कार्य, ये सभी हैं, लेकिन हमें बताना है मुख्य संगठक कौन सा है, इसका कौन सा संगठक प्रमुख है। तो ये होता है पूर्व ज्ञान, जिसे हम कहते हैं प्री नॉलेज। जिस व्यक्ति को जितनी अधिक प्री नॉलेज होती है वो उतना ही अधिक न्यू नॉलेज सीख लेता है। प्री नॉलेज कनेक्टेड टू न्यू नॉलेज, ठीक है। जिसे जितना अधिक पूर्व ज्ञान होगा वो उतना ही अधिक नवीन ज्ञान सीखेगा। एक बात ये, दूसरा ये कि अगर व्यक्ति ने पहले कुछ सीख लिया है तो हम ये भी जानना चाहते हैं पूर्व ज्ञान से कि वो सीखना कहाँ से चाहते हैं। हम पूछते हैं, जैसे टीचर क्लास में पढ़ाने आता है तो बच्चों से पूछता है कि ये बताओ, कि किसी का नाम पूछ लिया टॉपिक को शुरू करने से पहले, तो वो ये जानना चाहता है कि बच्चों को इस टॉपिक में इससे पहले कितना ज्ञान है, ताकि मैं उस अपने टॉपिक को शुरुआत कहाँ से करूँ ताकि वो सीख सकें। तो ये हमें इसमें उत्तर देना है, तो सबसे ठीक उत्तर पूर्व ज्ञान इसका है। अब अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1905। इसे हम बोलते हैं एनसीएफ 2005। अब तक के 4 एनसीएफ आ गए हैं, ठीक है। अब तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं। सबसे पहला एनसीएफ 1975 में आया, दूसरा एनसीएफ 1988 में आया, तीसरा एनसीएफ 2000 में आया, ठीक है, और 5वां एनसीएफ 2005 में आया। और ये 5 में इसकी प्रस्तुत किया गया था, जो अब भी चल रहा है। अब नई शिक्षा नीति आई है तो पाठ्यक्रम पर काम किया जाएगा, वो बाद की बात है, जो भी आएगा वो 5वां आएगा। अब तक 4 आ चुके हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष यशपाल सिंह थे, और 37 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, और उसमें उसके अध्यक्ष उनको बनाया गया था, और उन्होंने इसे बनाकर प्रस्तुत किया था। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये परिभाषा किसकी है या किसने दी है? हमने बच्चों को जब ये परिभाषा पढ़ाई थी तो हमने कहा था अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करना और उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग करना। आपको केवल ये वर्ड देखना है जो इसमें आया है, और सीधा आपको वेलफेयर ग्राम वेल को लगा देना है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। आपको केवल हमें इसका कीवर्ड याद रखना है। जब हम इस परिभाषा को याद रखेंगे तो केवल हम कीवर्ड याद रखेंगे और अपने उत्तरों को आसानी से लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? ये आज भी है, और ये है दिव्यांग जनों की शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है दिव्यांग जनों की शिक्षा। इस आयोग को भी हमने, इस संस्था को भी डिटेल में पढ़ाया है और बताया है।
असल में इसका जो अधिनियम आया था वो 1992 में आया था और 22 जून के लिए 22 जून 2093 में इस संस्था का उद्घाटन कर दिया गया और ये 92 में ये बनी है, 1993 में इसका 22 जून 1993 को इस संस्था को बना दिया गया था और 92 में ये अधिनियम आया था, इसे ध्यान रखना। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, का और खा दोनों, ना तो का और ना ही खा, ये दोनों है, क्योंकि इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर, ये दोनों होते हैं। और हम बताते हैं केंद्र से परिधि की ओर, और ये दोनों होते हैं। और इसके कई सारे विकास के क्रम हैं, हमने पढ़े हैं, बच्चों को डिटेल में पढ़ाए हैं, वहाँ से पढ़ सकते हो। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सजातीय कारक, सांस्कृतिक कारक। इनके अनुसार बताना है। असल में जो पर्सनल इंडिविजुअल होती हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। वैसे तो ये सभी हैं, अगर हम इनको देखेंगे तो इसका सही आंसर है सांस्कृतिक। जो हमारा कल्चर होता है उसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत भिन्नताओं पर सर्वाधिक पड़ता है। ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुइस ब्रेल, बारियर वियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लुइस ब्रेल। देखो इनकी एक छोटी सी कहानी है। इनके पिता मैकेनिक थे और एक दिन क्या हुआ, लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, ये अपने पिता के जो यंत्र थे उनसे खेल रहे थे और इनके आँख में अब यंत्र लग जाता है और इनके नेत्र खराब हो जाते हैं, ये नेत्रहीन हो जाते हैं और इन्हें पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तब इन्होंने ब्रेल लिपि जो एक वर्णमाला होती है उसकी शुरुआत की और इसकी स्थापना भी लुइस ब्रेल ने की। और इसमें याद रखना, इसमें 6 फलक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पढ़ते हैं उसमें क्या होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। देखो प्राचीन अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का है तो, परंपरागत अनुबंध सिद्धांत का है तो, ये सब पॉवलव के ही सिद्धांत है। इसका आंसर पॉवलव है। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है गाल्टन, क्योंकि ये पुस्तक अभी पीछे जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी आई थी। ये जो पुस्तक है ये पर्सनल इंडिविजुअल से संबंधित है। इसमें गाल्टन साहब ने उसके बारे में पूरा वर्गीकृत किया है, तो ये गाल्टन की पुस्तक है जिसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालकों के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक? थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करते पे हो जाता है। अंतरिशाक ग्रंथियाँ जो इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयोग सभी, ये जो कारक है बालकों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो सभी करते हैं। अगर किसी की ग्रंथियाँ जो अंदर इंटरनल ग्रंथियाँ हैं उनमें जो स्राव हो रहा है वो गलत तरीके से हो जाएगा तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं होगा, और उसके बाद रोग या चोट भी लग जाती है तब भी। तो इसका आंसर उपयोग सभी है। गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। हम इसे गहने की सोपान की बोलते हैं। इन्होंने बड़ी फेमस किताब एक लिखी है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग नाम से एक बुक लिखी है। उस बुक के अंतर्गत ये सब इन्होंने वर्गीकृत किया है और उसके अंतर्गत 8 संप्रत्यय होते हैं। कहने का मतलब उसके 8 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप अगर हम उनकी 8 की बात करेंगे तो इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले संकेत होता है, जिसे हम एक संकेत होता है, फिर अगला उद्दीपक होता है, फिर श्रृंखला होती है, और इसके बाद यहाँ पर विभेदीकरण होता है, फिर संप्रत्यय होता है, फिर नियम होता है, फिर समस्या समाधान होता है। ये 8 हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये उच्च से निम्न से उच्च की ओर होते हैं। ये निम्न होता है, ये ऊपर की ओर उच्च होते हैं। ठीक है, समस्या का समाधान करना ये सबसे अच्छी बात है, मतलब लास्ट है। पहला है संकेत। ठीक है, अब हमें इनमें से ढूंढ के बताना है
कि कौन सा इसमें सही है, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या अधिगम। नियम, संप्रत्यय, समस्या। पहली बात तो लास्ट में समस्या होती है, तो हमें यह देखना है लास्ट में समस्या इसमें है और इसमें है। नियम वाला नहीं हो सकता और संप्रत्यय वाला नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि संप्रत्यय पहले है और नियम बाद में है, तो ये संप्रत्यय ये होगा कंसेप्ट, फिर ये उसका ला बना लेते हैं और समस्या समाधान कर लेते हैं। ये इसने ऊपर के जो 3 हैं उनको पूछा है। एक बात, इस प्रश्न के अनुसार ये वाला इसका उत्तर ठीक है, जिसे हम सी कह सकते हैं, गा आंसर इसका ठीक है। लेकिन हम समझ लेते हैं, हम थोड़ा सा बता देते हैं। और जो इसमें ये 3 इसने दिए हैं, एक संकेत दिया है, ठीक, एक उद्दीपक वाला दिया है, उद्दीपक दिया है, और एक श्रृंखला वाला दिया है जिसे हम चैन बोल देते हैं। ये सिंबॉलिक है, ये स्टिमुलस है और ये चैन है। इन तीनों को हम देखते हैं। ये जो 3 है, 1 2 3, ये जो तीनों होते हैं ये पशुओं में भी पाए जाते हैं। ये तीनों जो होते हैं ये पशुओं में होते हैं। और जो पहला है जिसे हम संकेत बोलते हैं, वो जो इनका अलग अलग मनोवैज्ञानिकों से लिए गए हैं, जैसे संकेत वाला है, और दूसरा ये क्रिया प्रसूत है, तीसरा ये श्रृंखला वाला है। ये एक बार पूछा गया था श्रृंखला वाला किससे लिया गया था, तो ये गुथरी से लिया गया है, ठीक है। और पहला वाला पॉबलक से लिया गया है, पहला सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत है उद्दीपक जिसमें नाम आ रहा है, तो वो स्किनर और थॉर्नडाइक का है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसके 8 होते हैं। जो शुरू के 3 होते हैं वो पशुओं में भी होते हैं और मानव में भी होते हैं। और मानव में तो 8 होते ही हैं, 3 कॉमन वाले होते हैं, 5 अकेले होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, उसका सही आंसर ये है। अगला है सृजनात्मकता, समस्या समाधान की अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। सृजनात्मकता, ठीक है, जो क्रिएटिविटी है, जो सोल्व करते हैं, जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो इसका ठीक आंसर है उद्भवन। ये इसका सही आंसर है और ये क्वेश्चन कई बार आया है, हमने इसको देखा है। अब इसका सही आंसर ये है। अगला है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में। इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में ये अस्थि विकलांग संस्थान है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में ये दृष्टिबाधितों के लिए है, D फॉर दृष्टि और D फॉर देहरादून, ये उससे संबंधित है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। कोलकाता में ये इसका आंसर है अस्थि विकलांग संस्थान। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, अच्छा शिक्षक बनना। जीवन कौशल में मुख्य उद्देश्य है, जीवन कौशल अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, ये बात तो सही है। जो आपकी लाइफ स्किल है वही तो देखी जाती है। आपको जो भर्ती करने के बाद सरकार ये चाहती है कि आप एक अच्छे अध्यापक बने, आप शिक्षा तंत्र के एक बेहतरीन सदस्य बने, ताकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित वो सुचारू रूप से चल सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित पेपर हुआ था, ये चलो थोड़ा सा दिक्कत, हाँ जीवन कौशल, तो इसका जो सही आंसर है ये इसका सही आंसर है, चुनौतियों एवं मांगों को योग्यता के अनुसार विकास करना। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये तो काफ़ी बच्चों ने इसका उत्तर दे दिया होगा, और अभी जब हम इसका सॉल्यूशन बाद में दे रहे हैं टेट के बाद में, तो ये तो 2 बार प्राइमरी लेवल के पेपर में पूछा गया है। और ये मैकडूगल का इसका सही उत्तर है। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और 14 ही संवेग होते हैं। संवेगों की संख्या पूछे तब भी 14 ही होती है। इसमें इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया, और अभिप्रेरणा से संबंधित है, और मूल प्रवृत्तियाँ हमेशा अभिप्रेरणा से संबंधित होती हैं। इसका सही आंसर है सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। इसमें भ्रम नाम की तो कोई चीज़
नहीं होगी। दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार तो कार्य हम कर ही नहीं सकते, दूसरे लोग तो क्या चाहते हैं तुम खुद भी जानते हो, ठीक है। दूसरा ये दूसरों की परेशानियों को समझता है, ये सही है, दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों को पसंद करता है, ये नहीं होगा, दूसरों की परेशानियों को समझता है। हमने जो सिंपैथी स्किल पढ़ाया था उसमें बच्चों को बताया था कि जब भी व्यक्ति किसी समस्या जब किसी व्यक्ति के पास आती है तो वो दूसरे की समस्या को तभी समझता है जब उस समस्या के बीच में अपने आप को रखता है। जब तक व्यक्ति पे खुद समस्या नहीं आती है वो दूसरे की समस्या नहीं समझता है। तो इसलिए जब दूसरों की परेशानी को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ये परेशानी समझना सहानुभूति कौशल का कंसेप्ट पूरा होता है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। देखो जो रीइंफोर्समेंट होता है वो कभी भी धनात्मक ही होता है, नकारात्मक तो होता ही नहीं है। हम किसी को पुनर्बलन देते हैं, ज़्यादा पुनर्बलन देना नकारात्मकता में पहुंच जाता है, तो वो जो उसकी पुनर्बलन की या रीइंफोर्समेंट की मूल प्रवृत्ति है तो वो धनात्मक थोड़ी ना है, वो तो हम उस तरीके से काम करने से किस तरीके से उसको अप्लाई कर रहे हैं तब दिक्कत आती है कि ये नकारात्मक में चला जाएगा या सकारात्मक में चला जाएगा। बात ये है। दूसरा ये कि जो हम इनको धनात्मक वाले ही प्रश्नों पर ध्यान देंगे, नकारात्मक वाले प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे, नकारात्मक वाले है नहीं, ऋणात्मक वाले कट जाएंगे। अब हमें देखना है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष। जैसे किसी बच्चे ने अपनी क्लास में टॉप किया, मैंने उसको एक पेन गिफ्ट कर दिया और उसकी तारीफ की, तो जो पेन दिया वो डायरेक्ट वे में दिया या इनडायरेक्ट वे में दिया, उसे दिखा, तो ये प्रत्यक्ष है, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा धनात्मक, तो इसका विकल्प ये ठीक है फर्स्ट कि धनात्मक एवं प्रत्यक्ष होता है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये विचार दिया है अरस्तु द्वारा, ह्यूम द्वारा, अर्वन द्वारा, हॉफील्डिंग द्वारा, और इसका सही आंसर है अर्वन द्वारा, इन्होंने ये है। और इसे ध्यान रखना है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। जो परिभाषा हमने बच्चों को लिखाई थी या याद कराई थी, तो हमने बताया था जब मूल्य, जब वैल्यूज की बात आए और मानव इच्छाओं की बात आए तो एक वर्ड आएगा तुष्टि, और आप उसको याद रखना, और वो अर्बन की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक, आपको सोशल फैक्टर बताना है कि सोशल फैक्टर कौन सा है। आत्मगौरव, प्रेम, भूख और प्यास। अगर हम देखें, देखो प्रेम, भूख, प्यास, ये तीनों जो फैक्टर होते हैं ये जैविक होते हैं। वॉटसन ने बताया है प्रेम, भूख, प्यास ये तीनों जन्मजात हैं और क्रोध बाद में आता है। तो इसका सही आंसर है आत्मगौरव, आत्मसम्मान, ये इसका सही सामाजिक प्रेरक है। अगला प्रश्न है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति अलग तरीके से काम कर रहा है तो हम जाहिर सी जान सकते हैं कि उसने चीज़ों को सृजन किया है, और जब सृजन किया है तो वो क्रिएटिव है, और जब क्रिएटिव है तो वो जाहिर सी बात है सृजनात्मकता इसका आंसर है। वो नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, अलग तरीके से कर रहा है, इसका उत्तर ये ठीक है। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनका मायर, पार्सन्स, हॉक, ब्रेबर, ये इनका ठीक आंसर है पार्सन्स। इन्हें फ्रैंक पार्सन्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इनको बताया है। हमने क्वेश्चन संख्या 28 तक देख लिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, 29। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, उपयुक्त सभी। ये जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमारे सर जब आते थे तो हम उनको भी देख करके विद्यालय में सफाई करने लगते थे। तब से मैंने कहा सफाई एवं सच्चाई, भाई सच्चाई तो होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट के नाते। आप में सच्चाई नहीं है तब भी आपको दिक्कत है, और सफाई भी और श्रम भी, ये भी होना चाहिए। अब हम समानता एवं सहयोग,
इसका समान तौर सहयोग भी हो, क्योंकि इक्वलिटी भी हो, सब बराबर हो और हमें दूसरों का सहयोग भी करना चाहिए। तो ये उपयुक्त सभी है। और इसका आंसर सफाई, सच्चाई, श्रम। श्रम भी पहले विद्यालयों में बच्चों से थोड़ा काम कराते थे, सिखाते थे। कुछ विद्यालय हैं जो कृषि से संबंधित हैं, वो बच्चों से खेती बाड़ी के काम भी ले लेते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट के तरह, है नहीं। ऐसे नहीं कि आप उन्हें एक श्रम के तरीके से उससे काम कराएं, एक श्रमिक बना दें। थोड़ा सा आना चाहिए और इसी का नाम मेहनत है, थोड़ा कराना चाहिए, सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? एक प्रश्न आया सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंत्य क्रियात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षण एक अंत्य क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, हाँ त्रिमुखी भी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा है, एडम्स ने दो मुखी बताया है, इन्होंने त्रिमुखी बताया है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, ये बात भी सही है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, नहीं। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो ये गलत है, क्योंकि जो अधिगम होता है या कोई भी शिक्षण होता है या टीचिंग होती है, वो शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता। एनसीएफ 2005 ने बताया था कि जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए आप बाहर को, क्लास को बाहरी परिवेश से जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चा सीख सके ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। तो इसका सही आंसर ये है, ये तीनों होते हैं और ये नहीं होता है। हमने इन 30 प्रश्नों को देखा है। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, आशा भी है कि आप हमारी क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे और इन्हें सीखेंगे। और मैं उन सब लोगों के लिए एक बार फिर से, जिन्होंने हमारी क्लास देखी है, मैं उनका थैंक यू बोलता हूँ और दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। अब हम थोड़ा सा आपको अपनी संस्था के बारे में बता सकते हैं। अगर किसी को इसे में हमारे चैनल को डॉक्टर कपिल कुमार मधुकर के नाम से भी सर्च करके देख सकते हैं, और ये मास्टरमाइंड क्लासेस है, इसे इसके नाम से भी देख सकते हैं। अब ये हमारी शिक्षण संस्थान है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारा शिक्षण संस्थान मास्टरमाइंड क्लासेस फैमिली मार्ट के ऊपर है, जो खुशालपुर रोड बुद्धि विहार में स्थित है। हमारे कोचिंग संस्थान में डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, शिक्षण कार्य दिया जाता है। तो हमारे यहाँ सभी जैसे एसएससी, पुलिस, एसआई और एकेडमिक कोर्स भी चलाए जाते हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास या आकर के पढ़ना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं हमारी संस्था में, उनका मोस्ट वेलकम है। और जो हमारे नंबर हैं, जो कुछ हमारे संस्था के नंबर हैं, आप उससे नए जो बैच चल रहे हैं आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। मैं ये फैमिली मार्ट मुरादाबाद खुशालपुर रोड हमारा ये कोचिंग संस्थान है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मुनासिब पैसों में कोर्स उपलब्ध कराता है और बच्चों को पढ़ाते हैं। हम ऐसी आशा करते हैं हमारी ये विचार और बात आपको ज़रूर समझ में आएगी। थैंक यू।